गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत की एक झलक। यह आचार्य विनय मोहन शर्मा इनके द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत समझते हो गया कि उनने जब दक्षिण भारत की यात्रा की थी तो दक्षिण भारत में कौन कौन से उनको शहर मिले थे और उनका रीति रिवाज क्या था, वहाँ के स्थान कौन कौन से बहुत सुंदर थे, वहाँ की क्या झांकियाँ थी, वहाँ के रहन रहन सहन कैसा था, दक्षिण भारत उनका खान पान कैसा था, इसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। आचार्य विनय मोहन शर्मा का जन्म 19 दिसंबर 1905 को करकरबेल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था और इनका मूल नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी वीरात्मा था। ठीक है। MA PhD LLB तक अपनी शिक्षा प्राप्त की और पत्रकारिता के साहित्य जगत में प्रवेश किया। कर्मवीर के सहायक संपादक रहे। सन 1940 में शिक्षा जगत में विभिन्न पदों पर रहकर अध्यापन किया। नागपुर जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रहे। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी कार्य किया। 1970 ईस्वी 1973 ईस्वी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत भोपाल विश्वविद्यालय से संबंधित रहे। 5 अगस्त सन 1993 ईस्वी में इनका देहावसान 1993 में इनका देहावसान हो गया। हिंदी को मराठी संतों की देन शोध प्रबंध पर भी आप पुरस्कार प्राप्त किया। इनने गीत गोविंद का अनुवाद किया और द्वारिका प्रसाद मिश्र के महाकाव्य कृष्णायन को अपने अवधी से खड़ी बोली में रूपांतरित किया। मतलब वो अवधी भाषा में थी तो उसको खड़ी बोली में भी किया। भाषा में तत्सम शब्दों के अतिरिक्त प्रचलित हिंदी शब्द भी बताए, उर्दू शब्द भी बताए और हिंदी साहित्य जगत के निबंधकार, समीक्षक एवं शोधकर्ता के रूप में आपकी विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। आचार्य विनय मोहन शर्मा। तो अपन अब दक्षिण भारत की एक झलक, मतलब उसकी झलक उनने बताई है कि मैंने यात्रा की तो वहां मैंने क्या क्या देखा, क्या रोचक चीजें थी वहां। 1953 में उनने त्रावणकोर जाते समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की एक झलक देखने को मिली। मतलब वह त्रिवांकुर जब जा रहे थे 1993 में तो उनको सब आंध्र प्रदेश मिला, बीच में तमिलनाडु मिला, केरल मिला, तो उसकी झलक देखने को मिली। तो वह जा रहे थे। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है तो रात भर मध्य प्रदेश था हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है और सवेरे बेजवाड़ा पहुंचती है जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। यानी ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से नागपुर से होते हुए पहले मध्य प्रदेश से होते हुए हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है ट्रेन, फिर बेजवाड़ा पहुंचती है, फिर आंध्र का एक प्रमुख नगर है ये विजयवाड़ा। अब उसको विजयवाड़ा बोलते हैं। यहीं से मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी नई दुनिया में, यानी उन्होंने सोचा कि मैंने कोई नई दुनिया में प्रवेश कर लिया। समुद्र की लहरों को छू छू कर वायु बहने लगती है, हृदय में एक अजीब उल्लास आने लगता है। फिर उन्हें और जो आंध्र प्रदेश है वह कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है तो कृष्णा नदी के दर्शन हुए। वहाँ की धार्मिक पवित्रता के बारे में बताया उनने। आंध्र की स्त्रियाँ किस प्रकार की साड़ी, खुली साड़ी धारण करती है, पुरुष लुंगी पहनते हैं, उनका पहनावा बताया। फिर उत्तरवासी की तरह धोती पहनता है, पीछे लौंग का छोल झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है और वर्ण प्राय गौर होता है। गौर मतलब न काला होता है न गोरा होता है। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तो वहाँ का रहन सहन, मतलब उनके कपड़ों का पहनावा बताया उनने और कौन सी भाषा बोलते हैं। और लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। जो तेलुगु भाषा होती है उसमें अधिकतर शब्द काय के होते हैं? संस्कृत के। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण बड़ा प्रचार है और ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले वहां के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया था। वहां के जो प्रसिद्ध संत हुए हैं, कवि हुए हैं त्यागराज, उनने भी तुलसी की जो रामायण है उनका अनुकरण किया, उनके रन को अपनी कृति में स्वीकार किया। और वहाँ का खान पान बताया कि प्रातः लोग चाय की बजाय वहाँ कॉफी अधिक मांग करते हैं और भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं। आप सबको मालूम है। स्त्रियों में फूलों का अधिक चाव होता है। वहां पर प्राय सभी लोग अपने जो केश होते हैं, बाल होते हैं, उसमें मालाएं लगाते हैं, यानी फूलों की मालाएं। स्टेशनों पर वेणी माला खूब मिलती है। स्टेशन होते हैं वहां पर फूलों की जो वेणी रहती है, माला रहती है, वह खूब मिलती है। सामान्यतः स्त्री प्रसाधन श्रृंगार काल संध्या है पर यहाँ प्रातः से ही केश सज्जा का उपक्रम होता है। तो इन्हें आंध्र प्रदेश के बारे में बताया। आंध्र में काजू, केले, धान की उपज अधिक होती है। कुएं में पानी इतना ऊंचा होता है कि किसान उसमें उतर कर पानी भर लेता है।
मतलब बस लोटे से ऐसा पानी भर, इतना पानी होता है। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता अधिक पाई जाती है। अब तमिलनाडु पे आ गए। अब तमिलनाडु के निवासी, आंध्र प्रदेश का हो गया, अब तमिलनाडु। तमिलनाडु के निवासियों को आप नाडु, नाडु मतलब होता है प्रदेश, यानी तमिल प्रदेश। इनकी भाषा और संस्कृति सर्वोपरि जान पड़ती, फिर भी यहाँ समय की आवश्यकता अनुसार अपने में ढालने के लिए पिछड़ते नहीं है और अपनी बात को बड़ी चतुराई से साथ लेते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी दोपहर भर आंध्र की सीमा में दौड़ती रही, फिर गुट्टूर के निकट तमिलनाडु में इसका प्रवेश हुआ। यहाँ की भाषा कौन सी होती है? तमिल। आंध्र की भाषा कौन सी होती है? तेलुगु। और तमिल की भाषा कौन, तमिलनाडु की भाषा होती है तमिल। अब यहाँ पुरुषों की पहनावा बताया। यहाँ पुरुषों के पोशाक में लुंगी, कुर्ता, आज की बुशर्ट के दर्शन होते हैं और रंग में श्यामलता होती है। वहाँ आंध्र के लोग गौर वर्ण के होते हैं और यहाँ पर सांवले होते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा विशेष अंतर नहीं है। वहाँ पर हरे रंग को खूब भाता है। यहाँ हरे रंग का बहुत महत्व है। लेडीज हरे रंग की साड़ियाँ बहुत पहनती है। और तमिल, उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनाता है तो उसकी खिड़की दरवाजे में हरे रंग से रंगा जाता है, क्योंकि उनको हरा रंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी आंखें हरियाली देखने की लोभी है। यही कारण है कि उनकी गृहिणी हरा परिधान धारण करती। हरे रंग के बाद लाल रंग के तरजीह दी जाती, मतलब हरे रंग के बाद लाल रंग को महत्व दिया जाता है। अब इसमें तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। इन्हें दोनों का भोजन है केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी, मोर, मोर मतलब तक्र, तक्र मतलब मठा परोसा जाता है। खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ मिला लेता है और लंबे लंबे पिंड बना लेते हैं और गटकते हैं। स्टेशनों के आहार गृहों में धरती पर केले पात्रों में बिछाकर पंक्ति के भोजन बैठकर खाते हैं। और अय्यर, अय्यर मतलब ब्राह्मण, वह निरामिष भीजी होता है, मतलब शाकाहारी होता है। और ब्राह्मणोत्तर को आमिष से परहेज नहीं है, मतलब मांसाहारी से परहेज नहीं है, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। पर इसका मुख्य आहार भात ही है। भात की इडली, छोले के समान डोसा, उपमा, चटनी, दही के साथ बड़े प्रेम से ये लोग खाते हैं। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। फिर उसके बाद दक्षिण में उत्तर भारत के समान तरह तरह की मिठाइयों की दुकान नहीं होती। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में बहुत मिठाइयों की दुकान होती है, पर यहाँ पर बड़े बड़े नगरों में एक हाथ दो हलवाई मिल जाएंगे मिठाई बनाते। पर यहाँ चटपटी, खारी, खट्टी चीजें दक्षिण भारतीयों को बहुत प्रिय है, इसलिए वहां पर वहीं की चीजें बहुत मिलती है। घी की अपेक्षा वहाँ नारियल के तेल का इस्तेमाल अधिक है, क्योंकि वहाँ नारियल बहुत मात्रा में होते हैं। परंतु वहाँ के होटलों में एक बात यह देखी गई है, जब भी भात मतलब चावल परोसा जाता है तो उसमें घी जरूर डालते हैं, शुद्ध घी। और होटल वालों की ईमानदारी प्रशंसनीय। मैंने मद्रास, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वर आदि स्थानों के होटलों में भोजन किया और मुझे हर जगह शुद्ध ताजे घी का स्वाद मिला। मतलब किसने बताया? यह लेखक ने बताया। और यहाँ दुकानदार बड़े स्पष्टवादी होते हैं। दक्षिण के स्टेट आंखों के सामने की पाल में बल्लम, बल्लम मतलब पानी और पाल मतलब दूध मिलाकर देंगे और कहेंगे शुद्ध दूध हम नहीं बेचते। वो स्पष्ट होते हैं, काफी का दूध रखते हैं, इस व्यवसाय की ईमानदारी। मतलब वहाँ के जो दुकानदार होते हैं वह बहुत ईमानदार होते हैं, वह बता देते हैं कि इसमें हमने पानी मिलाया है। तमिलनाडु को लाकर जब कहाँ प्रवेश किया उनने, लेखक ने? केरल में। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने लगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने की लोकोक्ति का स्मरण हुआ है। मतलब वहां पे भी हरियाली थी और यहाँ पे भी हरियाली। तो सावन के अंधे को कैसा दिखा? सभी दूर, मतलब सावन मतलब जब बरसात होती है चारों ओर हरियाली होती है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो अंधा था, मतलब मुझे तो हरियाली अपने देश में, मध्य प्रदेश में दिखी नहीं। तो मैं जब वहां गया तो मुझे तो सब दूर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। केरल के चप्पा चप्पा जमीन आबाद है, वहां पूरी हरी भरी है। मतलब केरल जो है वह बहुत सुंदर स्थान है, बहुत हरा भरा है। इसकी आबादी इतनी घनी है कि यहाँ पैदा होने वाले लोगों को दो दो तीन तीन फसलें भी काफी नहीं। मतलब इसकी आबादी इतनी घनी है कि यहाँ पैदा होने वाले दो दो तीन तीन फसलें होती चार में, पर वह काफी नहीं पुरती। गरीब जंगल से एक कंद को उखाड़ लाते हैं और उसको उबाल कर भून कर खाते हैं। उनके साथ मछली मिला लेने से पूरा आहार हो जाता है। केरल का आहार बता रहे। और केरल का आहार भी आंध्र और तमिल प्रांतों के समान ही है, सदृश्य ही है। नारियल के देश होने का यहाँ नारियल का विभिन्न प्रकार का उपयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में जगह जगह पानी बिकता है, इसमें गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर है। यहाँ भारत के भोजन के अंत में केरल की विशेषता आप लोग को बहुत बार आती है पेपर में, कि वहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबला हुआ कुनकुना पानी पीने के काम लाया जाता है। केरल के लोग भोजन करने के बाद जीरे का पानी उबालते हैं और कुनकुना
पीते हैं। उत्तर भारत में भोजन पचाने के लिए जीरे नमक का पानी हांडी में भरकर दुकानों ठेलों में गली गली बिकता है। जीरा पानी घरेलू आहार का अंग है। और इसके बाद त्रावणकोर, जब उनको तो त्रावणकोर ही जाना था। केरल में प्रवेश करती स्त्रियों की पोशाक। अब केरल के पोशाक बताई, पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, अब केरल की। तो केरल की पोशाक में या स्त्रियों की पोशाक में अंतर दिखाई देता है। यहाँ महाश्वेता की छवि धारण कर, महाश्वेता मतलब सरस्वती, यहाँ महाश्वेता की छवि धारण कर लेती। केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि क्यों धारण करती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो उन्हें तमिलनाडु स्त्री के समान हरा लाल पसंद नहीं, वे उजले रंग के वस्त्र पहनती हैं। जो केरल की स्त्रियां होती हैं वह लाइट कलर के। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर और ग्राम की सामूहिक जीवन लक्ष्य करके रखा। आज तो महाराष्ट्र, तमिल और केरल राज्यों की ही नहीं, समस्त देश की शहरी स्त्रियों में वेशभूषा में प्राय समान ही होती जा रही है। क्योंकि हिंदी चित्रपट को प्रभाव उन पर जान पड़ता है। पहले के लोग पहनते थे, पर आजकल थोड़ा थोड़ा पहरावा में अंतर हो गया और सभी जगह एक सा पहरावा हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर सिनेमा का प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक महाराष्ट्र की नारी स्वच्छ साड़ी पहनना पसंद करती, तमिल और केरल की साड़ी भी उसी साड़ी वैसी ही साड़ी पहनती, मतलब पर्दा प्रथा नहीं है, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता है और पीछे एड़ी तक झूलता रहता है, जैसे सिंपल साड़ियां जैसी पहनती, और वहां पर्दा प्रथा नहीं होती। तमिल और केरल की नारी भी उसी तरह साड़ी पहनती, जिसका एक छोर दक्षिण तक कंधे से लटका रहता है, उसका एक सिर सदा खुला रहता है। सिर सदा खुला रहने की रिवाज धीरे धीरे उत्तर के शिक्षित घरों में भी बढ़ रही है। मतलब दक्षिण साइड तो पर्दा प्रथा है ही नहीं है, ठीक है, वहां की स्त्रियां पर्दा नहीं ढकती, पर धीरे धीरे उनके साथ देखते देखते, चित्रपटों में सिनेमा को देखते देखते उत्तर भारत की शिक्षित नारियां भी यह काम करने लगी, उनकी वेशभूषा में भी फर्क हो गया। तो इस प्रकार वेशभूषा नारी भारतीय एकता का प्रतीक बनती जा रही, मतलब सभी जगह एक सा हो जा रहा है। अब त्रावणकोर कोचीन में शिक्षा का प्रसार अधिक होने से जनता का रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा है। जो त्रावणकोर का कोचीन है वह शिक्षा का क्षेत्र है, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वहाँ इसलिए उनका वहाँ का रहन सहन बहुत ऊंचा है। गरीबों के घर में अधिकतर नारियल के विभिन्न अवयव बने होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं उनके घर। प्रत्येक छोटे से घर के आंगन में 10-5 नारियल के, 2-4 केले के, कटहल के पेड़ अवश्य दिखाई देंगे। कहाँ? केरल में। ये विशेषताएं हैं केरल की। उत्तर के गांव जहाँ चारों ओर पुलिस से घिरे रहते हैं, पुलिस मतलब कचरे से, गंदगी से घिरे रहते हैं, वहीं केरल के गांव गली गली स्वच्छ रहते हैं। उत्तर भारत में गंदगी रहती है, पर दक्षिण भारत में बहुत स्वच्छता रहती है। 2-4 गांवों के मध्य एक हाई स्कूल, 20-25 गांव के बीच एक कॉलेज अवश्य सा रहता है। यहाँ हिंदी अधिक प्रचार है, गांव गांव में उसे बोलने समझने वाली स्त्री पुरुष मिल जाते हैं। केरल में तो शिक्षित परिवारों में जहाँ कन्या को संगीत, चित्रकारी, नृत्य आदि सिखाया जाता है, तो साथ में उनको हिंदी भी पढ़ाई जाती है। बिना हिंदी सीखे वह सुसंस्कृत नहीं समझी जाती लड़की। विवाह के समय पिता अपने भावी दामाद या भावी समधी से कहता है कि मेरी लड़की संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि के साथ साथ हिंदी भी जानती है। और त्रावणकोर विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट में लगभग 6,000 लड़के लड़कियां हिंदी लेकर परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के लिए हिंदी कई वर्षों से अनिवार्य हो गई है। कहाँ पर? केरल में। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, यह केरल की राजधानी है, से कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक थी। अब लेखक कहाँ गए? केरल, मतलब तिरुवनंतपुरम से कहाँ चले गया? कन्याकुमारी जा रहे थे, तो वहाँ की यात्रा बहुत रोचक उन्होंने बताई। त्रिवेंद्रम के बाजारों में आपको बहुत से स्त्री पुरुष नंगे पैर चलते दिखाई देते। इसका कारण यह है कि यहाँ 12 महीने बूंदाबांदी होती रहती, पानी गिरता है, इसलिए कीचड़ से बचने के लिए प्राकृतिक ढंग से नंगे पांव चलते। विश्वविद्यालय के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले वह समुद्र दर्शन करने के लिए गए केरल में। प्राध्यापक चंद्रहास और विल्योधन के साथ हम हवाई अड्डे को छूते हुए समुद्र तट पर गए। वहां समुद्र बड़ा ही उग्र रूप में, उग्र मतलब तेज है, खूब आवाज करता है, खूब लहरें उठती हैं बहुत, और किश्तियों के समान हिलती डुलती चली आ रही हैं। मतलब जो लहरें हैं वह ऐसा लगता है जैसे नाव हिलती डुलती आ रही, बहुत उग्र रूप में है, एक के बाद एक लहरें उठती रहती है। पहाड़ सा बन जाता, फिर एक समय न जाने कितने पर्वत बन जाते, फिर मिट जाते हैं, तो लहरें दौड़ती ही चली आ रही। तो उन्हें समुद्र दर्शन का बताया कि हमारे पैरों को छूकर न जाने कब वह पीछे चली जाती है। आप लोग ने भी देखा होगा समुद्र, वे हमें बहाना बहाना चाहती, पर पैर जमीन से उखड़ना चाहते हैं, और हम प्रयत्न कर उन्हें जमाए हुए, बस क्षण भर में ही लहरें हमसे छोड़कर भाग जाती है। हमारे गिरे पैर पानी से फिर दूर हो गए, लगता है लहरें अब नहीं आई, पर कुछ ही क्षणों में फिर से लहरें आ जाती हैं। तो इस प्रकार वहां लहरों का आना जाना चलता रहता है, और हम लहरें लेने में अभ्यस्त हो गए, फिर पैर जमने लगे और हमें डर भी नहीं लगा, लेखक ने बताया।
फिर ऐसे करते करते कुछ फासले पर मछुआरे अपने नौका से चल रहे थे। फिर नौका देखी, दो मछुआरों ने अपनी किश्ती, किश्ती मतलब नाव, लहरों में फेंक दी। वो भयंकर समुद्र में जाना चाहे, लहरें किश्ती की बार बार ऊपर नीचे कर रहे, लगता है लो अब डूबे अब डूबे। पर उनको संघर्ष करने की आदत रहती, समुद्रों की लहरों से लड़ने की आदत रहती है मछुआरे को। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। यह बहुत बार ये भी आता है कि प्रकृति पर विजय पाकर मनुष्य दम लेता है। जिस प्रकार जो मछुआरे हैं समुद्र की लहरों में उतरते, नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर वह लास्ट में समुद्र के किनारे आ ही जाते हैं क्योंकि उनको आदत रहती है। तो इसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति पर विजय पाकर ही दम लेता है। सामने बहुत से मछुआरे नाव समुद्र में तैर रही। समुद्र जब कुपित होता है तब ना जाने कितने मछुआरे, कुपित मतलब क्रोधित होता है, तो बहुत सारे मछुआरे समाधि को प्राप्त कर जाते। फिर प्रातःकाल मछुआरे घर से निकलता है तो शाम को वापस लौटने की शपथ नहीं ले सकता, क्योंकि समुद्र के घर में नीति की लहरों से खेलता है जो उसके सिर पर मौत बनकर नाचती रहती है। समुद्र में जो मछुआरा जाता है वह कभी भी यह नहीं सोचता कि मैं शाम को लौट कर आऊंगा। समुद्र दर्शन के पश्चात हम लोग अजायब घर गए, जहाँ समुद्र की तरह तरह की मछलियां थी, सांप, केकड़े, बहुत से प्राणी थे। कहा जाता है कि भारत में ये मत्स्य संग्रहालय अपने ढंग का एक ही है। जो मत्स्य संग्रहालय है, जो अजायब घर है, वह वहां पर एक ही है। यहाँ पर अनंत शयनम का एक मंदिर देखने गए। मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूते पहनकर जाना निषिद्ध है। महिलाओं को की साड़ी सिला हुआ वस्त्र ना होने का वे मंदिर में प्रवेश पा सकती हैं, क्योंकि साड़ी जो होती है वह सिली नहीं रहती। मंदिर में विशालता दर्शनीय थी, मतलब जो अनंत शयनम मंदिर गए तो वहां पर सिले हुए कपड़े और जूते पहनकर जाना निषिद्ध होता है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी से लगातार बस्ती होने से ऐसा जान पड़ा मानो त्रिवेंद्रम ही 50 मील तक चला गया हो। मतलब त्रिवेंद्रम से जब कन्याकुमारी वो आ रहे थे तो उनको बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियां मिलती जा रही थी, तो उनको लग ही नहीं रहा था, ना जंगल नहीं मिला, उनको ऐसा लग रहा था कि 50 मील तक तो हम त्रिवेंद्रम ही में हैं। इतनी घनी आबादी भारत के किसी भाग में नहीं है जितनी त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी के बीच। मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाने से फिर वह कुएं के पास चले गए। वहां तमिल स्त्रियां ताड़ की बनी बाल्टी से पानी खींच रही थी। प्यास का अनुभव होने का कौतूहल देखने के लिए वहां उनके पास गए। नीचे लटके फटे कानों में सोने के कर्णफूल देखे उनके, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा जान पड़ा कि कान अब अधिक भार नहीं सहन सकेंगे, फट ही पड़ेंगे। दक्षिण मतलब सोने के कान कैसे थे कि बहुत वजनदार, और वो उनके कान बिल्कुल लटक गए थे। मामूली स्त्रियां सोने के बुन, मतलब दक्षिण में सोने की, देखो मामूली मतलब गरीब से गरीब घर की, मध्यम घर की मामूली स्त्रियां सोने के आभूषण पहनती हैं, और सांप्रत परिवार की मतलब अच्छे अमीर घर की स्त्रियां हीरे मोती जवाहरात के काम में लाती हैं। सोना उनके लिए हल्की धातु होती है। जो दक्षिण के लोगों के लिए जो स्त्रियां होती हैं वह साधारण घर की स्त्रियां जो होती हैं वह सोने के आभूषण, और जो अच्छे परिवार की होती हैं वह हीरे मोती और जवाहरात के काम लाती। फिर सूरज डूबने, कन्याकुमारी का दृश्य तो देखने लायक रहता है। फिर वो कहने लगे हम लोग सूरज कन्याकुमारी पहुंचे, वहां समुद्र तीर पर भव्य दृश्य देखकर आनंदित हो गए। 3 समुद्रों का मिलन है कन्याकुमारी में, 3 समुद्रों का मिलन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जल उछल उछल कर तरंगित हो। बहुत से नर नारी समुद्र में सूर्यास्त देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि कन्याकुमारी में सूर्य अस्त का दृश्य देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो बादल सूर्य को रह रहकर ढाप रहा था। संसार में यही स्थान है जहाँ सूर्य में डूबता है, यानी समुद्र में, सूर्य समुद्र में डूबता है और समुद्र से ही उगता है। जो कन्याकुमारी है वह स्थान ऐसा है कि जहाँ सूर्य उसी समुद्र से डूबता है और उसी समुद्र से उगता है। सूर्योदय का दृश्य देखने के बाद उनकी आंखें गड़ा रहे, पर बादलों के कारण उनको वह देखने नहीं मिल पाया। फिर निराश होकर लौटकर वह कन्याकुमारी के मंदिर में पहुंचे, पार्वती के दर्शन के लिए गए। यहाँ पर उघरे बदन जाना पड़ता है मतलब बदन में कुछ नहीं पहन के जाना पड़ता है, बस एक लुंगी लपेट के जाते हैं। यहाँ की पार्वती के संबंध में एक कथा है कि जब शिव से परिणय होने वाला था, शिव मतलब महादेव से जब पार्वती का परिणय मतलब विवाह होने वाला था, तो शिव जी की बारात वहां तक नहीं पहुंच पाई। कुमारी पार्वती उनकी खोज में चली गई। यह पर उनको पता नहीं चला। सवेरा होने से ज्ञात हुआ कि शिव जी सुचिंदम तक आ गए हैं, पर विवाह मुहूर्त रात में ही था। अतः पार्वती जी को उदास होकर अपने निवास स्थान पर लौटकर आना पड़ा। तभी से वह कन्याकुमारी कहलाकर उस मंदिर में वास करती है। तो यह एक कथा है। मंदिर समुद्र के किनारे, जहाँ समुद्र की शोभा देखने लायक। रात को दूर से आते हुए जहाजों का प्रकाश
दीपक सा जान पड़ता है। और कन्याकुमारी से लौटते हुए सुचिंद्रम के भव्य मंदिर के दर्शन किए। इसमें गोपुरम, गोपुरम मतलब होता है मंदिर के प्रवेश द्वार, काफी ऊंचा है, भीतर काले पत्थर। अधिकतर आप देखना दक्षिण साउथ में जो भी मंदिर हैं वह काले पत्थरों के बने होते हैं, अधिकतर साउथ में पूरे। तो यहाँ पर जो जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वह काले पत्थर की विशाल हनुमान की मूर्ति, मुख्य द्वार पर शिव मंदिर है, शिव की सजी नांदिया भी दर्शनीय है। मंदिर के प्रस्तर स्तंभ की विशेषता है, प्रस्तर मतलब पत्थर, ये विशेषता है जिसमें हाथ से ठोकने पर धीमी सुरीली आवाज निकलती है, सारे गा मा पा ऐसी आवाज आती है। त्रिवेंद्रम जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, रात को लौट कर आए। त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी के बीच की भूमि में मसाले आपको मालूम है, काजू, केला, नारियल, धान बहुत उर्वरा है। समय कम होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट नहीं की, क्योंकि केरल की जो भाषा है वह कौन सी है, मलयालम। और यह जानकर हर्ष हुआ कि मलयालम भाषा में तुलसीकृत रामायण का अनुवाद हो चुका है। मलयालम साहित्य में मतलब जो तुलसीकृत रामायण है वह मलयालम भाषा में भी अनुवाद हो चुका है उसका। दूसरे दिन विश्राम कर रात को मदुरा पहुंचे, मदुरा मदुरा रवाना हुए। ठीक है, कन्याकुमारी से फिर मदुरा है। तो मीनाक्षी का जो मंदिर है विशेष प्रसिद्ध है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मीनाक्षी मंदिर की विशेषताएं बताइए। यह बहुत ही विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ है। जब गोपुरम से घिरा, बहुत से प्रवेश द्वारों से घिरा। गोपुरम ऊंचम गुंबद के समान द्वार है जिसमें अनेक मूर्तियां में पौराणिक कथाएं अंकित है। मंदिर के प्रत्येक खंभे पर हाथी के ऊपर सवार सिंह दिख रहा है। ये विशेषताएं है पूरी, ये बड़ी सजीव मूर्तियां हैं। यहाँ 1000 खम्भों वाला हॉल है जहाँ हजारों नर नारी प्रसाद पा जाते हैं। मतलब इतना बड़ा हॉल है कि हजारों नर नारी प्रसाद पा सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणायतय संतों की प्रतिमाएं, मैंने दक्षिण के जो संत हैं उनकी प्रतिमाएं हैं मंदिर, जो संख्या में 63 है। मंदिरों में इनकी वाणियों का अध्ययन मनन होता रहता है। शाम को फिर लेखक मदुरै से हिंदी प्रचार भाषा में स्थानीय साहित्य गोष्ठी, फिर तमिल साहित्य के विद्वानों में भाग लिया। मतलब तमिल साहित्यिक विद्वानों से चर्चाएं की। तमिल के कवि कम्मन की तुलना तुलसी के काव्य के समान हो सकती है। जो कम्मन है का तमिल के, उनकी तुलना तुलसी के काव्य से की गई है। वहां से फिर रामेश्वरम धनुषकोटी भी गए। धनुषकोटी सबसे लास्ट साउथ का, मतलब उसके बाद श्रीलंका लग जाता है। तो साउथ का सबसे लास्ट स्थान रामेश्वरम धनुषकोटी है। धनुषकोटी से लंका थोड़े ही फासले पर है। अग्निवोट आती, यहाँ तीर्थयात्री समुद्र लहरों में स्नान करते। रामेश्वर विशाल मंदिर है, कई तीर्थकूप है जिनका पानी मीठा है। यहाँ हिंदी जानने वाले की कमी नहीं है, हर होटल में धड़ाके के साथ हिंदी बोलते हैं। वहाँ कई भाषाओं को जानकार मालूम होते। रामेश्वर से लौटते हुए तिरुचिरापल्ली गए, फिर यहाँ हिंदी प्रचार भाषा का कार्य प्रगति पर है उन्होंने देखा। पर तिरुचिरापल्ली के निकट ही श्रीरंगम का मंदिर है। यहाँ कावेरी नदी का द्वीप बना हुआ है। श्रीरंगम का, तिरुचिरापल्ली के पास श्रीरंगम का मंदिर है। कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली में सहस्त्र सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ से नगर और नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई। यहाँ धरती शस्य श्यामला है। धान की फसल यहाँ पर तीन फसलें होती हैं। तमिलनाडु का प्रमुख नगर है। यहाँ चर्चा में लोगों ने कहीं कहीं तमिल साहित्य बहुत प्राचीन है। और इसके बाद उन्होंने संस्कृत शब्द आ जाते हैं, इनमें बहुत से संस्कृत शब्द हैं। अवधानंद जी तमिल भाषा साहित्य, इनके मतलब उनने लेखकों के बारे में बताया कि क्यों कौन कौन उनको मिले। तिरुचिरापल्ली से मद्रास आए। यहाँ हिंदी साहित्य गति का परिचय मिलता है। यहाँ की हिंदी प्रचार सभा दक्षिण में हिंदी की प्रमुख विद्यापीठ के रूप में प्रदान करती है। यहाँ से हिंदी के कई सौ अध्यापक अध्यापिका प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण कर दक्षिण की अनेक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों में जाते हैं। मद्रास की जो हिंदी पीठ है वहां पर अध्ययन करने के बाद बहुत से अध्यापक और अध्यापिकाएं कहाँ जाती हैं, इस कॉलेज और विश्वविद्यालय। महात्मा जी ने जब मद्रास में हिंदी प्रचार की नींव रखी तो ऋषिकेश के साथ रघुनंदन राय हिंदी प्रेमी बन गए और इस प्रकार राष्ट्रभाषा का अंग बनकर रघुदयाल मिश्र के बतलाया कि तंजौर पुस्तकालय में मणि प्रवाल शैली में लिखित बहुत सी पुरानी हस्तलिखित, मतलब उनने वहां पर बहुत से लोगों का, बहुत से लेखकों से मिले, लेखकों से पूछा कि यहाँ किस प्रकार की हिंदी का किस प्रकार प्रचार प्रसार है। भाषाओं के साथ हिंदी भी रचनाएं, वहां पे बहुत से लोगों ने हिंदी की रचनाएं भी की। मद्रास में अड्डयार पुस्तकालय काफी संपन्न है। बहुत बार आता है क्वेश्चन, अड्डयार पुस्तकालय कहाँ पर है, मद्रास में। यहाँ का जग प्रसिद्ध वट वृक्ष, जो वट वृक्ष है वहां पर, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, बहुत दर्शनीय। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 200 फुट और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम को 205 फुट है। कितना लंबा फैला होगा। इसी के नीचे बैठकर एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल
थियोसोफिकल सोसाइटी के अनेक महत्वपूर्ण सभाएं की थी इसी वट वृक्ष के नीचे, और सहस्त्रों दर्शक भी यहाँ विश्राम स्थल बना हुआ है। मद्रास का समुद्र तट बहुत सुंदर है। जो मद्रास है वहाँ का समुद्र तट, शाम को मेला सा लगा रहता है यहाँ, रात को 8 बजे तक वहाँ पर लोग रहते हैं, फिर भोपू कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मेला लगा है। जिन्होंने बम्बई की चौपाटी देखी होगी उन्हें मद्रास के समुद्र का दृश्य जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मद्रास में तड़क भड़क नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, वहां पर भारतीय सादगी है। और जबकि जो मुंबई की चौपाटी है वहां पर तड़क भड़क पाश्चात्य संस्कृति का है। तो इस प्रकार आपको यह समझ में आ गया होगा कि लेखक किस किस स्थान पर गया, किस किस साउथ के दर्शन किए उनने, किस किस स्थान के, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ का खान पान, वहाँ के पुस्तकालय, वहाँ के हिंदी का प्रचार किस प्रकार हो रहा है, यह सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।